बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो क्लास 9 और फर्स्ट ईयर की कंबाइन बनाई थी बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, उस बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2 आज स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो कि क्लास 9 फर्स्ट ईयर दोनों के लिए होगी। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या बच्चों वाली बड़ी प्यारी आसान आसान सी बातें पढ़ी थी कि भाई दुनिया में हर चीज मैटर है लाइट के अलावा। लाइट क्या है? एनर्जी है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था? और हाँ, उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि मैटर जिस चीज से मिलके बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ठीक है सर, यहाँ तक तुमने सारी बातें पढ़ ली थी। और दूसरा, प्योर इम्प्योर में क्या फर्क होता है? जब कोई तुमसे पूछे प्योर इम्प्योर में फर्क, तो तुम हमेशा मिट्टी पानी की मिसाल याद करना। मिट्टी पानी क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर को सेपरेट कर सकते हैं और फिजिकल मेथड से, और प्योर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। पिछली वीडियो देख लेना, तब ये वीडियो देखना। सही है सर, यहाँ तक तो हमने सारी बातें पढ़ ली थी। और दूसरी बात ये पढ़ी थी कि हाँ, दूसरी बात ये पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने जिस कायनात में जिस चीज़ को केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत दी है वो एटम है। एटम के अलावा कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकती। ठीक है। हर चीज मैटर है, लेकिन हर वो सब्सटेंस जो केमिकल हर वो मैटर जो केमिकल रिएक्शन कर सकता है वो सब्सटेंस कहलाता है। और सब्सटेंस में रिएक्शन करता है कौन है? एटम रिएक्शन करता है। एटम के अलावा कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन नहीं करती। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हमने पढ़ ली थी सारी। सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, अगर तफसील से देखना तो पिछला लेक्चर सुनना पड़ेगा तुमको, तब तुमको तफसील से बात समझ में आएगी। ठीक है। हाँ, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। एक एलिमेंट में सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ होते हैं। मास वेट में क्या फर्क होता है ये भी देख लिया था, ये भी आजकल समझ लिया था। एटम की पहचान क्या होती है कि एटम या तो अकेली हालत में लिखा होगा या उसका पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ठीक है सर, ये भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और पीरियड में 118 एलिमेंट है, लेकिन एटम कितने हैं ये गिनना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 118 किस्म के एटम्स होंगे, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं होगी एटम की, लेकिन कितने होंगे ये गिनना पॉसिबल नहीं है। डन सर, यहाँ तक तो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जरा एक नई चीजें आज पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, अब लेक्चर नया शुरू कर रहा हूँ तो मेरी आवाज को और से सुनना, और ये जो मेरा रेड पॉइंटर है इसको और से देखना। ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर? बचपन से इसको ऑक्सीजन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। O2 का मतलब ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में केमिकली कंबाइन है। ये बात मुझे पता है भाई कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अभी हाल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। बॉन्ड पे कोई तफसील वीडियो नहीं बना रहा, मैं कुछ और तुमको समझा रहा हूँ। ये बेसिक चीजें बचपन से पढ़ी होंगी बहुत बार, लेकिन अब सही से पढ़ाने का मकसद दिमाग में उतर जाए। ये उतर गई ना बच्चों, तो ये जो क्लास फर्स्ट ईयर का स्टिशियोमेट्री वाला चैप्टर है ना, इसमें स्टिशियोमेट्री से बच्चे बहुत घबराते हैं, और क्लास 9 के बच्चे छोटे छोटे न्यूमेरिकल में परेशान होते हैं। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, O2 का मतलब ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में केमिकली कंबाइन है। हाँ भाई, ये ऑक्सीजन अकेली हालत में, इसका मतलब एटम है। ये वाला ऑक्सीजन भी अकेली हालत में, इसका मतलब ये भी एटम है। और दोनों एटम सेम है। तो दो से मतलब नहीं है, दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम जब आपस में केमिकल रिएक्शन करके जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर N2, यहाँ भी एक जैसे एटम आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो कि एक जैसे हों आपस में केमिकल रिएक्शन करके, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके जुड़ जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन सेम एटम्स, एक जैसे एटम, दो से ज्यादा होने चाहिए बस। जाहिर सी बात है, जुड़ने के लिए दो से ज्यादा ही होंगे, उससे उससे कम तो हो नहीं सकते। अब जितने भी हों, 3 हो 4 हो 3 करोड़ हो, लेकिन एक जैसे हो, आपस में केमिकल रिलेशन करके जुड़ जाते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके जुड़ जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। बाकी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता नहीं है। ये तो मैं तुमको पहले ही बता चुका था पिछले लेक्चर में तफसील से, कि हर वो मैटर जो केमिकल रिएक्शन करे वो सब्सटेंस कहलाता है, और सब्सटेंस में रिएक्शन करता कौन है? एटम। तो केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत अल्लाह ने सिर्फ एटम को दी है। ठीक है। तो कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकती। अच्छा, अब नीचे देखो गौर से। सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं। इसमें दो तरह के एटम है। पहले तो बताओ पहला एटम कौन सा है? सर सोडियम। इसका पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल है, इसका मतलब ये एक एटम है। अच्छा, क्लोरीन, इसका पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल है, इसका मतलब ये भी एक एटम है। और दोनों को दोनों एटम आपस में मुख्तलिफ है ना? दो तरह के एटम है, मुख्तलिफ है। कितने तरह के? आई डोंट केयर, मुझे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटम मुख्तलिफ है। सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। कितने एटम्स हैं? आई डोंट केयर, लेकिन
क्या सारे आइटम्स एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? सर मुख्तलिफ है। तो ये कंपाउंड की पहचान है कि जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हुए हो, मतलब मुख्तलिफ एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हुए हो, तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड हर चीज की पहचान बताइए ना, कि जो अकेली हालत में लिखा होगा या जिसका पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल होगा वो एटम कहलाएगा। एक जैसे एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हुए हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। और मुख्तलिफ एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके यानी केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हुए हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड की पहचान है, सिर्फ पहचान के लिए है ये जो डेफिनेशन तुम्हारे सामने आई है ना, ये खाली कंपाउंड की पहचान के लिए। कंपाउंड की एक्चुअल डेफिनेशन तो अब समझते हैं मजे से इंशाल्लाह, और तुम ही से लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, तुम खुद से लिखना ईमानदारी के साथ। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड। सर दो तरह के एटम्स हैं, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब ये भी एक कंपाउंड है। अच्छा जी, वाटर। दो तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों ही मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज कहलाता है ये। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में केमिकली कंबाइन है, इसका मतलब ये भी क्या है? कंपाउंड है। हाँ सर, ये भी एक कंपाउंड है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई लग रही है। अब देखो, मैंने एक बीकर में ग्लूकोज भर दिया लिक्विड स्टेट में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना, ड्रिप के अंदर, ड्रिप बॉटल होती है उसके अंदर ग्लूकोज लिक्विड स्टेट में होता है, ये वही ग्लूकोज है, बीकर के अंदर भर दिया। सर पूरे बीकर में ग्लूकोज भरा हुआ है, ग्लूकोज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? सर ये तो बच्चों वाली बात है, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। ग्लूकोज के फॉर्मूले को और से घूर घूर के देखो, इस ग्लूकोज में स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम कौन कौन से होंगे? सर एक कार्बन एटम होगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, तीसरा ऑक्सीजन एटम होगा, लेकिन कितने होंगे ये बात बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई एटम को ना आज तक गिन सका, ना गिन सक रहा है, ना गिन सकेगा। तो एटम तीन तरह के हैं इसमें, यानी इस कंपाउंड में तीन तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब कार्बन बहुत सारे होंगे, हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे, ऑक्सीजन बहुत सारे होंगे, लेकिन फॉर्मूला ये बता रहा है कि हर 6 कार्बन हर 12 हाइड्रोजन के साथ और हर 6 ऑक्सीजन के साथ आपस में तीनों कंबाइन हुए होंगे, यानी हर 6 कार्बन हर 12 हाइड्रोजन और हर 6 ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होंगे, फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला कैसे मालूम होता है ये तो तुमको मैं आगे चल के समझाऊंगा, बस एक चीज थोड़ी सी समझ लो, कि मैं अगर कोई सब्सटेंस कोई कंपाउंड डिस्कवर करता हूँ ना, तो उसका फॉर्मूला जानने का सबसे आसान और पहला स्टेप तरीका ये है, उसको पहले जला दो, कंबस्ट कर दो। अगर वो जलने के बाद बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, काला धुआं निकालता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है, जो जलने के बाद काला हो गया और काला धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो ऐसे करके हम यानी कंबस्शन एनालिसिस से फॉर्मूला हम किसी भी नए सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है ग्लूकोज का फॉर्मूला भी ऐसे ही मालूम हुआ होगा, उस किसी इंसान ने ग्लूकोज के अंदर उसको एटम्स को गिना थोड़ी होगा। सही है सर। इस बीकर में बहुत सारे कार्बन के एटम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बताता है कि अल्लाह ताला ने हर 6 कार्बन को, हर 12 हाइड्रोजन को, हर 6 ऑक्सीजन को आपस में केमिकली कंबाइन किया। ये आपस में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके केमिकल रिलेशन के जुड़ करके जुड़ गए, कंबाइन हो गए। तुमने मुझे थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि सर इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तीन तरह के एटम्स है ना? जुमला क्या बोला? इस कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तीन तरह के एटम है, और तीनों तरह के एटम इस रेशो से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये पूरा हुआ ना भाई? सर मतलब तरीके से समझाएं, समझो समझो। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, इसमें तीन तरह के एटम है, ये तीनों इस कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। और तीनों एटम आपस में इस रेशियो से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह रहे हो, इन तीनों को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। तो जब हर कार्बन, हर हाइड्रोजन, हर ऑक्सीजन 6, 12 और 6 के रेशियो से जुड़ जाएंगे, तो क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसको नहीं बोलोगे? क्या मतलब सर? अरे यार आसान सी बात है ना भाई, ये तीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, फॉर्मूले के मुताबिक तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुआ? C6H12O6, और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जो फॉर्मूला कंपाउंड का होता है वही फॉर्मूला उसके मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है। तो हर कंपाउंड में ऐसे ही होता है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होते हैं, लेकिन वो एटम आपस में किसी ना किसी नंबर से, किसी ना किसी रेशियो से जुड़े होते हैं। जैसे वाटर है, एक कंपाउंड है, इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल दो तरह के एटम होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है गिनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही। तो H2O एक कंपाउंड है,
और H2O का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। जो फॉर्मूला कंपाउंड का होता है वही सेम फॉर्मूला उसके मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल होता है। और ऐसे बहुत सारे एक जैसे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं ना तो एक कंपाउंड बनते हैं। हाँ देख लो भाई, देखो ना, इस ग्लूकोज में ये एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 का। ऐसे बहुत सारे एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे को बोलते हैं आइडेंटिकल, ऐसे बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा। बात समझ आई मेरी? ग्लूकोज में ये एक मॉलिक्यूल है ना, एक, ये एक सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है इससे छोटा कर दूंगा तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाएंगे, जब ये टूट जाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ रहा। ऐसे ही है ना, लैपटॉप की स्क्रीन अलग कर दूं, कीबोर्ड निकाल दूं, सब कुछ तोड़ दूं, अलग फोड़ फाड़ दूं, तो वो लैपटॉप थोड़ी रहा, वो तो अलग अलग हो गया। तो अगर ये ग्लूकोज रहना है, इसको ग्लूकोज रखना है, तो ग्लूकोज का मतलब इसका, इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकता आपस में जुड़ेंगे। और ये कम से कम हिस्सा एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ग्लूकोज का कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल। और जो फॉर्मूला कंपाउंड का होता है वही फॉर्मूला उसके मॉलिक्यूल का होता है। और ऐसे एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिले हुए हैं इस बीकर के अंदर, तो एक जाके पूरा कंपाउंड बना। तो कंपाउंड की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और जो फॉर्मूला कंपाउंड का होगा वही फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होगा। और इस बीकर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन है। और हर मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। तुम गौर से देखो, इस पूरे बीकर में ये C6H12O6 के सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन हर मॉलिक्यूल में, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल इस बीकर में एक जैसे हैं, जाहिर है इस बीकर में सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही होंगे ना, किसी और के तो होंगे नहीं। लेकिन हर मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से डिफरेंट है ना। यही काम हर में होता है। जैसे एक गिलास में पानी भर दिया, उस एक पूरे गिलास में तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स, यानी तमाम के तमाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल H2O के होंगे। ये बात तो सही है। लेकिन हर मॉलिक्यूल में, यानी सारे मॉलिक्यूल तो एक जैसे होंगे, पानी के गिलास में सारे मॉलिक्यूल पानी के होंगे, H2O के होंगे, किसी और के थोड़ी होंगे। लेकिन हर मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। तो कंपाउंड कब बनता है? एक जैसे मॉलिक्यूल के मिलने से, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से। और हर मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is formed by the chemical combination of identical molecule। दोबारा देखो, दोबारा इस मेरे मेरे कर्सर को देखना। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म बाय द, कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। जब एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो जाके कंपाउंड बनता है। ईच मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी हर मॉलिक्यूल में एटम कैसे होते हैं? एक दूसरे से मुख्तलिफ। उर्दू में सुन लो, इंग्लिश में खुद से लिख देना। कंपाउंड एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स की, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और हर मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is formed by the chemical combination ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, विच कंटेन्स डिफरेंट एटम। हर मॉलिक्यूल में एटम कैसे होंगे? डिफरेंट। तो जरा मुझे खुद से लिख के दिखाओ, वीडियो पॉज करो यहाँ पे और डेफिनेशन खुद से लिखो। ठीक है बच्चे, समझ में आई? अब वो डेफिनेशन देख लो जो मैंने खुद से एक्यूरेट एग्जैक्ट सही वर्डिंग में लिखी है पूरी। ये, अ केमिकल कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस। एक कंपाउंड एक सब केमिकल सब्सटेंस होता है, कंपोज ऑफ मेनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, कंपोज ऑफ एटम्स फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट। वही वाली बात है, हर मॉलिक्यूल तो सारे एक जैसे होंगे। ग्लूकोज के गिलास में सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर में सारे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के गिलास में सारे मॉलिक्यूल वाटर के। लेकिन उस मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, यानी एक अलग अलग एलिमेंट के होंगे। बात समझ आई बच्चों मेरी? एक कंपाउंड की डेफिनेशन थी। अच्छा, एक बेसिक कंसेप्ट और, हीलियम, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, इसका मतलब ये एटम है। हाँ सर, ये तो एटम है। लेकिन ये वो एटम है जो गैसियस स्टेट में, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन रिनॉन रेडॉन, नाम सुना होगा आपने, ग्रुप 8A में पाई जाती है, नोबेल गैसेज हैं। इन सब का सिंबल ऐसा है कि देखने में एटम लग रही है, वाकई में एटम है, एटॉमिक स्टेट में होती है। पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, है ना। लेकिन ये सारी की सारी गैसियस स्टेट में। अब मेरी बात को तुम अगर तरीके से प्यार मोहब्बत से सही सही सीधा सीधा समझना चाहते हो ना, तो इधर देखो। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, तो इसका मतलब, नीचे देखना जो मैं लिख रहा हूँ, उस सिलेंडर में सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? O2 के। क्योंकि ऑक्सीजन अगर गैस है ना, तो O की शक्ल में नहीं हो सकती। अगर मैं सिर्फ O लिख दूं तो ये तो एटॉमिक ऑक्सीजन कहलाएगा, नहीं ऑक्सीजन का एटम होगा। अगर
मुझे इसको गैस बनाना है ना, मतलब मुझे इसको लिख के ये दिखाना है कि मैंने ये ऑक्सीजन एटम नहीं ऑक्सीजन गैस लिखा, तो O2 लिखना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है। यानी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में तमाम मॉलिक्यूल्स O2 के होंगे। कितने होंगे ये बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल O2 के उस सिलेंडर में घूम रहे होंगे। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन गैस है, तो मैं N नहीं N2 लिखूंगा। यानी एक सिलेंडर में अगर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स N2 के होंगे, N के नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी सिलेंडर में हीलियम गैस भरी हुई है, जैसे कि वो बलून वाले अंकल आते हैं ना, एक सिलेंडर मखसूस होता है, उसमें वो उस सिलेंडर से जो है बलून में हवा भरते हैं, तो बलून ऊपर हवा में उड़ने लगता है, नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस होती है। और हीलियम वो गैस है जिसकी डेंसिटी, जिसका मास हवा से कम होता है, तो इसलिए ऊपर उड़ती रहती है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में सारे के सारे मॉलिक्यूल O2 के होंगे, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में सारे के सारे मॉलिक्यूल N2O के होंगे। लेकिन हीलियम गैस के सिलेंडर में सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं, सारे के सारे एटम हीलियम के होंगे। यानी देखो, अगर ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। मैंने बताया था ना, एक जैसे एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। तो O2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, N2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। जब ऑक्सीजन गैस की बात होगी, नाइट्रोजन गैस की बात होगी, फ्लोरीन गैस की बात होगी, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल की शक्ल में होंगे। लेकिन अगर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मतलब नोबल गैसेस की बात होगी, तो ये सारे के सारे एटॉमिक स्टेट में होंगे, एटम की शक्ल में होंगे। देखो, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, ये भी एटम की एक पहचान है। तो इससे एक बात पता चलती है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर में कोई नोबल गैस भरी हुई है, तो उस सिलेंडर में सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं, सारे के सारे एटम्स मौजूद होंगे। इसकी मिसाल तुमको मैंने दी है कि हीलियम, उसका सिलेंडर यानी हीलियम गैस का सिलेंडर है, उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं होंगे हीलियम के, सारे के सारे हीलियम के एटम्स होंगे। हो जाए तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ये वाहिद वो एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक स्टेट में गैशियस स्टेट रखते हैं। नहीं समझा आपकी बात? से दोबारा समझो दोबारा। हीलियम के सिलेंडर में सारे के सारे हीलियम के एटम होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होंगे। जितनी भी गैसेस हैं सब की सब मॉलिक्यूलर स्टेट में होती हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में होती हैं। O2 N2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो CO2 मॉलिक्यूल की शक्ल में। और बहुत सारे CO2 मिल जाएंगे, क्या बनेगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। अभी बताई थी पीछे मैंने डेफिनेशन, ऐसी है ना भाई। लेकिन अगर नोबेल गैसेस की बात हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये एटॉमिक शक्ल में ही होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि He2 होगा, दो He आपस में केमिकली कंबाइन है। ये केमिकल रिलेशन नहीं कर सकती, जब भी तो इनको नोबेल गैसेस कहते हैं। एटे ग्रुप में अलग से रखा हुआ है, जब भी तो ये एक हेलियम दूसरे हीलियम से कंबाइन नहीं हो सकता। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्शन करके कंबाइन हो सकता है, लेकिन एक हेलियम दूसरे हेलियम से रिएक्शन करके कंबाइन नहीं हो सकता। इसलिए सारे के सारे एटॉमिक स्टेट में होती है। ये वाहिद वो एटम्स हैं जो अपनी एटॉमिक स्टेट में गैस वाली शक्ल रखते हैं, गैस होते हैं, जब इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम मौजूद हो। O2 क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। N2 क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसको मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहता हूँ, क्योंकि ये जैसे एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाएंगे। वो सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें दो एटम पाए जाते हैं। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और सारी नोबल गैसेस, जीनॉन, रेडॉन, सब ये वो मॉलिक्यूल हैं, मेरे इस रेड कर्सर को देखो, वो मॉलिक्यूल हैं जो मोनोटॉमिक फॉर्म में, जिनमें एक एक एटम मौजूद होता है। ऐसा नहीं होगा कि He2 होगा, सब में एक एक एटम होगा। ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल हैं एक एटम रखने वाले। डेफिनेशन क्या हो गई? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आई? बाकी सब डायटोमिक स्टेट में होंगी और गैस की तरह होंगी, उड़ रही होंगी। ये सारी की सारी गैसियस तो हैं, यानी हर गैस डायटोमिक फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। ये वो वाहिद गैस है जो एटम की शक्ल में होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एक एटम होता है। तो तरीके से बात उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर का आखिरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर बात करेंगे। वो वीडियो खाली उन्हीं तीनों के ऊपर होगी। अच्छा जी, एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, एक एक बार बोलूंगा, हर बात को समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर इनमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज लग गया ना, चाहे प्लस चार्ज लगे या माइनस चार्ज लग जाए, तो ये चार्ज स्पीशी आयन कहलाती है, या आयन का एक और नाम रेडिकल होता है। दोबारा बताएं सर, चाहे तुम्हारे बोलने पे दोबारा बता ही देता हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। एटम पे या मॉलिक्यूल पे या कंपाउंड पे अगर कोई चार्ज लग जाता है, चाहे प्लस चार्ज लग जाए चाहे माइनस चार्ज लग जाए, तो वो चार्ज स्पीशी आयन कहलाती है। आयन का एक और नाम रेडिकल होता है। तो आयन की डेफिनेशन क्या होगी? एनी चार्ज स्पीशी, कोई भी चार्ज स्पीशी, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, हैविंग एनी चार्ज, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जब वो चार्ज लग जाता है ना उसके ऊपर चार्ज, इस चीज की पहचान है कि वो आयन और रेडिकल बन गया।
आयन भी कह सकते हो, रेडिकल भी कह सकते हो। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, समझ जाओ ये आम चीज नहीं, ये आयन या रेडिकल है, मतलब आयन है, आयन। ठीक है सर। अब तीन तरह के आयन बन सकते हैं, लेकिन उन तीन तरह को समझने से पहले ये दो चीज समझ लो। प्लस चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटाइन, माइनस चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनाइन। प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब इसकी मिसाल क्या है, इसको समझो। एक एटम का स्ट्रक्चर है, तुमको मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मेरे रेड पॉइंटर को देखो, ये जो हिल रहा है, और मेरी आवाज को सुनो और से। हर एटम में एक दरमियानी हिस्सा होता है, सेंटर पोर्शन होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सही है सर। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक वो पार्टिकल जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन कहलाते हैं। और एक वो पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, उनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल दायरे में यानी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है। तो एटम में बेसिकली फंडामेंटल बुनियादी तौर पे तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि एटम में चार्ज पार्टिकल कितने हैं, मतलब एटम में ऐसे पार्टिकल कितने हैं जिनके ऊपर चार्ज है, सर वो दो ही हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, यानी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है सर, दो ही चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, माइनस प्लस। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब कौन से चार्ज को निकाल रहा है? सर माइनस चार्ज निकाल रहा है। अब बेचारे एटम के पास है ही दो चार्ज, माइनस और प्लस। अगर एटम से माइनस चार्ज जा रहा है, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उसमें से कौन सा चार्ज बच रहा है? प्लस चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉन के लूज होने से प्लस चार्ज आता है। ठीक है। अब उल्टा कर लो। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब किस चार्ज का इजाफा हो रहा है? सर माइनस चार्ज का इजाफा हो रहा है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो फिर माइनस चार्ज लग जाता है। ठीक है सर। प्लस चार्ज वाले आयन को हम कैटाइन बोलते हैं, माइनस चार्ज वाले को आयन को हम एनाइन बोलते हैं। कैथोड एनोड से निकला है। ठीक है सर। अगर एटम के ऊपर चार्ज लग जाए ना, तो वो आयन बनाता है, लेकिन उस आयन को सिंपल आयन बोलते हैं। एटम से बनने वाले आयन को सिंपल आयन बोलेंगे। सही है सर। मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज लगाएगा, तो मॉलिक्यूल का आयन बनेगा, उसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। और कंपाउंड से बनने वाले आयन को हम कंपाउंड आयन बोलेंगे। ठीक है। अब सिंपल आयन भी दो तरह के होंगे, एक सिंपल कैटाइन, एक सिंपल एनाइन। मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के होंगे, मॉलिक्यूलर कैटाइन, मॉलिक्यूलर एनाइन। कंपाउंड आयन भी दो तरह के होंगे, कंपाउंड कैटाइन, कंपाउंड एनाइन। बात समझ आई? तो बच्चों, ये आयन का पूरा टॉपिक था, जो नोट्स मैंने तफसील से लिखा है। सारे बोर्ड में पेपर दे रहे हैं, तफसील तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में याद रखना कि एनी चार्ज स्पीशी, किसी भी स्पीशी के ऊपर चार्ज लग जाए, वो आयन कहलाता है। वो स्पीशी क्या हो सकती है? एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। और एटम से बनने वाले आयन को सिंपल आयन कहेंगे, मॉलिक्यूल से बनने वाले आयन को मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, कंपाउंड से बनने वाले आयन को कंपाउंड आयन कहेंगे। और जो प्लस चार्ज वाला सिंपल आयन होगा, उसको बोलेंगे सिंपल कैटाइन, और माइनस चार्ज वाले को सिंपल एनाइन। इसी तरह दोनों में कर लेना क्लास में। इसको समझ के नोट से देख लेना, तफसील से लिख देना, तो इंशाल्लाह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जजाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तीन टॉपिक के साथ, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास, इसके साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।